तुम्हारा EMF ऑफ द सेल हो गया, निकालना कैसे है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, उसमें अभी और न्यूमेरिकल मिलेगा जब अभी नस्ट इक्वेशन करोगे, तो एक बार अभी फिर से आएगा, उसकी चिंता मत करो। अब नेक्स्ट है आपका नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको लॉगरिथम आना चाहिए, बेसिक लॉगरिथम आना चाहिए कि क्योंकि नस्ट इक्वेशन में लॉग यूज हुआ है, तो आपको बेसिक लॉग आना चाहिए कि अगर नॉर्मल आ जाता है तो उसको आप बिना अगर वैल्यू नहीं भी गिवन है क्वेश्चन पेपर में तो आप कैसे सॉल्व उसको करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लॉगरिथम आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपको काम लगेगा यहाँ केमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन में। वैसे हालांकि मैथ वाले तो डिटेल में पढ़ते हैं लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे लिखते है, डिटेल में है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपको 12th केमिस्ट्री में लॉगरिथम काम लगेगा। लॉगरिथम पढ़ने के लिए बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉग से करते हैं, ठीक, लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में है। अब इसके लगाने के लिए आपके पास बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले आप याद किए रहो, उन्हीं 3 फार्मूलों पे आपका लॉगरिथम निकल जाएगा। सबसे पहला फार्मूला होता है log m की पावर n, इसको लिखते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए। जो भी यहाँ डिजिट आप लिखेंगे जैसे log 2, log 3 की पावर कुछ, log 2 की पावर कुछ, तो log m की पावर, तो जो भी पावर यहाँ पे होगा विद द साइन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पूरा साइन के साथ वो आगे उतर जाएगा, आगे हो जाएगा n साइन के साथ, और बाकी एज इट इज पीछे वाला आप एज इट इज उतार लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हो गया n log m। सेकंड, अच्छा इससे रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंट में पढ़ के आए हो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है log ब्रैकेट में m मल्टीप्लाई इंटू n, और एक आपको मिलेगा log m अपॉन n, ये ऐसे मिलेगा। तो देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, और अगर डिवाइड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो log m माइनस log n। यही 3 फार्मूले अगर आपको पता है तो आप लॉगरिथम के क्वेश्चन आराम से लगा ले जाओगे, एक हद तक आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। समझ आया, क्लियर हुआ। दूसरा, कुछ की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे रोमन नंबर में 5 को क्या लिखते हैं v, और 10 को क्या लिखते हैं, अब 50 को क्या लिखते हैं, 100 को c। तो आपको बेसिक रटवा दिया गया ना कि 5 को ये लिखते हैं, 10 को ये लिखते हैं। तो अब आपसे कोई अगर पूछेगा कि 8 को कैसे लिखना है, तो तुमको पता है ना 5 को v लिखते हैं, फिर 3 डंडी खींच दोगे तो 8 हो जाएगा। कोई कह दे 12 कैसे लिखना है, तो x लिख दोगे, फिर 2 डंडी खींच दोगे। आपको बेसिक पता है ना कि 5 को v लिखते हैं, 10 को 10 लिखते हैं, x को वो लिखते हैं, 10 लिखते हैं। वैसे ही आपको लॉगरिथम का ये बेसिक पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक पता है, अप्लाई कैसे करना है वो बता देंगे, ये अगर पता है तो आपकी लॉगरिथम हो जाएगी, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉगरिथम नहीं फंसेगा। दूसरी बात, लॉग अगले चैप्टर में भी है, केमिकल काइनेटिक्स में भी लॉग पड़ेगा, तो उसको अच्छे से समझ के रखो ताकि ये भूले ना। पेपर के भरोसे मत बैठो कि पेपर में लॉगर की वैल्यू देगा, नहीं दिया तो आप भरोसे मत बैठिए, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रिस्टल क्लियर पहले से आप रखो, ठीक। चलो ये 3 फार्मूले हो गए, ठीक। चलो दूसरा, लॉग की वैल्यू थोड़ी सी कहीं कहीं सिंपल भी आती है, जैसे याद कैसे करना है पहले याद कर लो। लॉग जो डिफाइन है ना 2 तरीके का होता है, बहुत सारी जगहों पर सिर्फ ln लिखता है, सिर्फ ln। तो ln का मतलब होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और ये जो नेचुरल लॉग होता है इस पे आपकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आपको निकालना नहीं सिखाया जाता है। आपके पास एक लॉगरिथम का चार्ट होता है, वो जो लॉगरिथम का चार्ट होता है वो तभी निकल सकता है जब लॉग बेस क्या रहेगा, 10। लॉग के नीचे बेस, अब क्यों लिखा जाता है, क्या रीजन है, वो सब आपसे तो नहीं पूछेगा, मैथमेटिक्स है का पेपर तो देने नहीं जा रहे हो, वो सब तो आपसे पूछेगा नहीं। आप बस जानो कि जो आपके पास लॉगरिथम का टेबल होता है या जो आप वैल्यू निकालते हो वो आप तभी निकाल सकते हो जब लॉग का बेस क्या रहेगा, 10। अगर ln लिखा है कहीं या ln नहीं लिखा होगा तो लिखा तो लॉग ही होगा, लेकिन वहां सफिक्स में छोटा सा ई लिख देगा, बेस ई। तो ये दोनों एक ही होते हैं, इसको नेचुरल लॉग ही बोला जाता है, और इस पर वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, या आप इस पर वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं, आप इस पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप जो निकालोगे वो किस पे निकालोगे, लॉग बेस 10 पे निकालोगे। अब दूसरी बात,
अगर आपके, अच्छा बार बार लिखा भी नहीं जाता, बेस 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि बेस 10 है, अगर मन कहेगा तो लिखो। अब जैसे कुछ चीजों का एक क्लियर कट कर लो, जैसे log 1, log 10, log 100, log 1000, log 10,000। अब मैं इन सब की वैल्यू लिखूंगा और आप उसमें से कुछ कॉमन पॉइंट खोजना है कि वैल्यू लिखा कैसे। तो समझ आया कैसे लिखे? जीरो काउंट कर लो, इसमें एक भी जीरो नहीं था तो जीरो हो गया, 10 में एक जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 और 10,000 में 4 हो गया। अब ये सिर्फ इनके लिए है, इनके लिए है, गलती से भी इनके लिए ना ये लिख देना 200 है, 2 जीरो है तो 2 नहीं। ये लॉजिक तब फॉलो करोगे जब आगे कौन सा डिजिट होगा, ये रहेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे जब आगे 1 रहेगा तो उसमें जीरो काउंट कर लेना, डायरेक्ट वैल्यू लिख देना। ठीक, समझ आ गया? अगर 220 और 30, 40 आगे 1 के अलावा भी कोई डिजिट है तो आप डायरेक्ट जीरो काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ आया? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कब कहाँ वैल्यू निकलेगी और कब कहाँ वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो अब स्टार्ट करो वैल्यू निकालना। सबसे पहले स्टार्ट करो 1 से, तो log 1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। उसके बाद आता है log 2। अच्छा देखो, आपको log 2, log 3 और log 7 इस 3 की वैल्यू आप अपने छोटे से दिमाग में स्टोर करके पहले से रखिए। इन 3 की तो रखनी पड़ेगी, तभी बाकियों की निकाल पाओगे। और याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। log 2 याद कैसे रखोगे? 30, 10 आगे पॉइंट लगा देना, वो अंडरस्टूड रहता है, मैं जैसे याद किया हूं। log 2 30, 10 आगे पॉइंट लगा देना। उसके बाद आता है log 3, तो log 3 होता है 47, 71 आगे पॉइंट लगा देना, वो हो जाएगा। ये दो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यही दोनों बार बार आएंगे। अब चलो आओ log 4 पर। चलो log 4 हमको नहीं पता है, लेकिन आप सोचो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log और 2 का स्क्वायर। कौन से वाले फॉर्मूले बैठेगा ये? पहला वाला log m की पावर, तो log m की पावर, तो फॉर्मूला क्या था? n log, जो पावर है उसको आगे लाओ, तो पावर आगे आ गया 2 और पीछे क्या छूट गया? log 2। अब बोला था ना 2 और 3 की वैल्यू रटे रहो, बार बार यही लोग आएंगे। तो 2 पता है आपको, 2 पता है आपको, ठीक, 2 पता है आपको, और log 2 की वैल्यू हो गई 30, 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 3 2 6। ये हो गई log 4 की वैल्यू। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो चलो नेक्स्ट है log 5। अब बताओ log 5 को क्या लिख सकते हो? log 5 को क्या लिख सकते हो? अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 को log 10/2 लिख सकते हो कि नहीं? काटोगे तो 5 ही तो आएगा। इसका क्या था? log m/n का क्या था? log m माइनस log n। तो इसको क्या लिख सकते हो? log 10 माइनस log 2। log 10 इसकी तो बता दिया ना वैल्यू 1, और log 2 की वैल्यू 30, 10। कर लो माइनस, आ जाएगा। ये आया 0.699। तो इन सब की याद नहीं करनी, 4 की याद नहीं करनी, 5 की नहीं याद करनी, ये सब चाहोगे तो निकाल ले जाओगे। ठीक, नेक्स्ट आता है log 6। चलो सोचो log 6 को क्या लिख सकते हो? 3 + 3 वाला फॉर्मूला ही नहीं है, प्लस में थोड़ी ना था फॉर्मूला। क्या लिख सकते हो 6 को? हाँ,
तो 12/2 लिखोगी तो 12 की वैल्यू थोड़ी ना पता है, log 2 into 3, तो 2 की भी पता है, 3 की भी पता है, तो 6 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 2 into और m into n, m plus n, यही तो होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, log 2 प्लस log, दोनों की वैल्यू पता है ना, दोनों की वैल्यू पता है, रख के खाली जोड़ दो। तो log 2 की वैल्यू हो गई 30/10 और log 3 की वैल्यू हो गई 47, 71, जोड़ दो तो ये हो गया 0.7781। ठीक, अब आपको 7 वाली, क्योंकि 7 आप निकाल नहीं सकते, ना तो किसी की टेबल में आता है ना तो डिवीजन और लॉग है, तो 7 आपको पहले से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आसान रहेगा, log 7 आपको याद रखना पड़ेगा। log 7 की वैल्यू होती है 8450, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, आ गया समझ में। अब आया log 9, दिख रहा वहां, चलो नेक्स्ट आया log 9। हाँ, इसको क्या लिख सकते हो, अब इसको बहुत कुछ लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3 into 3 भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, तुम्हें जो मन का है वो लिख लो। तो क्या लिखोगे, log 3 का स्क्वायर कर लो, आगे लाओ तो ये 2 आगे आ गया, ये हो जाएगा log 3, तो ये हो गया 2 और log 3 की वैल्यू 47, 71। ठीक, उसके बाद आया लास्ट आपका क्या, log 10 और इसकी वैल्यू 1। 8 छूट गया क्या, ओ सॉरी, चलो यहां देख लो, log 8 है, इसको क्या लिख सकते हो, हाँ, अब 4 into 2 लिखोगे, मतलब कर सकते हो, जैसे log 4 into 2 लिखोगे तो आएगा log 4 प्लस log 2। अब अगर log 4 की वैल्यू नहीं पता हुई तब जस्ट 10, तो log 4 नहीं पता होगा तो फिर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लाके लिखो, पड़ जाएगा। अच्छा, आप 8 को 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हो, 8 को 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हो, और सिंपल पड़ेगा, तो आप 8 को लिखो लो log 2 का पावर 3, ये आगे चलाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2 और ये हो जाएगा 3 log 2 की वैल्यू हो गई 30 10 90 30, तो ये हो जाएगा 90 30, नहीं गलत हो रही है, गलत हो रही है, तो उसकी वैल्यू चेक करो, उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वैल्यू 8 है ना, तो 9 इससे बड़ी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो log 8 हो गया 90 30 और log 9 हो गया 95 42, सही कर लेना इसको। ठीक है, अब एक क्राइटेरिया, एक जब पैटर्न जो है वो चेक करो, शुरू कहाँ से किए थे, वैल्यू कितनी थी, खत्म किस पे किए हो, 10 पे, वैल्यू कितनी है, इसका मतलब log 1 से लेके log 10, और सबसे स्टार्टर वैल्यू 0 थी और इंटर वैल्यू 1 है, इसका मतलब बीच की सारी वैल्यू 0 to 1 ही फ्लक्चुएट करेगी और वैल्यू बढ़नी चाहिए, पहले 0 थी, फिर 0.3 हुआ, बढ़ के 0.4 हुआ, फिर 0.6 हुआ, 0.69, अच्छा 60 था, ये 69 हुआ, बढ़ के 7 हुआ, फिर बढ़ के 0.90 हुआ, फिर ये 0.95, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आपको सब, मुझे आइडिया कैसे लगा कि गलत हो रहा है वैल्यू, कि ये वो वैल्यू छोटी पड़ रही है, बड़ी पड़ रही है, पता चल गया ना कि मुझे पता है कि वैल्यू फ्लक्चुएट करना मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़नी चाहिए। तो कुल मिला के आपको log 2, log 3 और log 7, इसको मुंह जवा नहीं रटिए, log 2 30 10, log 3 47 71 और log 4 84 50, ये अगर रट लिए हो, अगर ये 3 वैल्यू अगर आपको याद है तो फिर आप कहीं अगर नहीं भी पेपर में गिवन होगा तो आप वैल्यू निकाल के तुरंत कर भी सकते हो। और अगर कोई बड़ी वैल्यू भी आएगी तो आप कम से कम तोड़ तो पाओगे, तोड़ के कम से कम कुछ तो हाथ पाँव मार दोगे, छोड़ने से अच्छा है हाथ पाँव मार के चले आओगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, आप अच्छा खासा स्टेप मार्किंग की जाती है बोर्ड में, क्योंकि पास करना होता है ना, तो वो आपको पास करेंगे वो, आप उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक, समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा नस्ट इक्वेशन।
अब एकदम शांति से बैठना, क्योंकि अब न्यूमेरिकल कब कैसे कहाँ क्या यूज़ करना है, एन क्या यूज़ करना है, वो काफ़ी आएगा। सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं आप, पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, आपको हर सेल का, हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप निकाले थे हर पर स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड का कंडीशन क्या था कि कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और अगर प्रेशर है तो आपका 1 एटीएम होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कंडीशन 1 एटीएम या रूम टेम्परेचर ही मिलेगा, हो सकता हो कंडीशन बार बार चेंज हो के आपको मिल रही हो। तो किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर आपको ईएमएफ निकालना पड़ गया या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ गया, तो आप जाके लेबोरेटरी में सेटअप तैयार करके फिर आप तो करोगे नहीं, तो आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होना चाहिए कि आप रखे और निकाल लिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, सिर्फ फॉर्मूले की मदद से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दे देगा। समझ आया? किसी भी कंसंट्रेशन पर वो निकाल के, किसी भी कंसंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे वो आपको निकाल के दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन में ही 2 इक्वेशन आएंगे, तो उसमें से एक ही नेक्स्ट इक्वेशन है, दूसरा वाला नहीं है, जबकि बच्चे दूसरा वाले को ही नेक्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं। ठीक, दूसरा इसका डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, तो आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन हम डेरिवेशन करवा दे रहे हैं आपके संतुष्टि के लिए, आएगा नहीं उसकी चिंता मत करो। ठीक है, हाँ, इसको डराइव करने के लिए आपको कुछ चीजें अभी पता नहीं है, तो वो आपको एज इट इज हमारा ब्रह्मास्त्र क्या लिखते हैं, नहीं, वी नो डैट, हम यही लिखते हैं ना, वी नो डैट, हमें पता है, तो एज इट इज हमको वो लिखना पड़ेगा वी नो डैट कि हाँ हमें पता है। हालांकि वो आगे भी मिलेगा आपको, गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, वो अभी आपको आगे मिलेगा, बट क्योंकि प्रूफ कराना है तो इसलिए पहले करवा दे रहे हैं। ठीक, चलो देखो, चलो तो ध्यान से देखना, वी नो डैट क्या है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एन एफ ई। ठीक, देखो ये बेसिकली एक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी। ध्यान से देखो, डेल्टा जी हो गया चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, एल आपका नेचुरल लॉग है, और क्यू आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कुछ किताबें क्यू से डिनोट करती हैं और कुछ किताबें इसको केसी से डिनोट करती हैं। एनसीईआरटी ने केसी उठाया है। अब इसको लिखते कैसे हैं या करोगे कैसे, देखो जनरली बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मान लो ये रिएक्शन है, तुमसे कहा जा रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किया जाता है पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो N2 का कंसंट्रेशन अपॉन H2 का कंसंट्रेशन। समझ आया? और आगे जो डिजिट लिखी होती है बैलेंस करने के लिए वो पावर पे चढ़ जाती है, तो NH3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और N2 का पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, और H2 का आगे 3 लिखा है तो ये इसका पावर चढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आया? ठीक, दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉलिड और लिक्विड, जो Kc होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अपने पास रहेगी। ठीक है, या आपको पहले से वो इक्वेशन में आपको पहले से वो देंगे कि इतना कंसंट्रेशन हम दे रहे हैं आपको, तो अगर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादातर सॉलिड ही मिलता है, तो सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है आप 1 मान के ही चलेंगे। ठीक, वो कैसे करना है भी 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यही छोटा सा पार्ट है जो क्लास 11 के इक्विलिब्रियम से काम लगता है और ज़्यादा काम नहीं लगता है, तो वो भी जब इक्वेशन न्यूमेरिकल कराएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरा, तो ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी मान के चलिए कि हाँ हमें पता है, अगर नेक्स्ट इक्वेशन प्रूफ करने को आया तो आपको तो कम से कम ये पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा, आप डेल्टा, अब इसी चैप्टर में अभी ये तो पढ़ोगे, जी की वैल्यू पढ़ोगे कि
डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ होता है फराडे कांस्टेंट, और ई सेल तो निकाल ही लोगे या निकालना जान ही रहे हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और फराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96487। एनसीईआरटी ने राउंड ऑफ करके उसको 96500 कर दिया है आपके लिए। पहली बार एनसीईआरटी ने बच्चों के लिए सोचा है, और 4 और 7 को राउंड ऑफ करके उसने डायरेक्ट 500 कर दिया ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रहे। तो हालांकि अभी सब लिखवाएंगे। तो डेल्टा जी की वैल्यू हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूँ डेल्टा जी नॉट, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है, फराडे कांस्टेंट है, बस ई सेल नहीं रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, समझे? डेल्टा जी की तो कम से कम ये 3 आपको रटा होना चाहिए। अगर ये 3 रटा है तो आप नस्ट इक्वेशन ड्राइव कर ले जाएंगे। समझ आ गया? अब करना कुछ नहीं है, डेल्टा जी की जगह इसकी वैल्यू, जी नॉट की जगह उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो डेल्टा जी की जगह पुट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग ln और q। ठीक, ऐसा करो, KCE कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ने KCE यूज किया है, तो आप KCE कर लो। समझ आ गया? पूरे इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दो, सबको माइनस NF से सबको डिवाइड कर दो। तो अगर सबको डिवाइड कर दोगे तो माइनस NF से इसको भी, माइनस NF से इसको भी, और माइनस NF से इसको भी। समझ आ गया? अच्छा देखो, माइनस NF कट गया, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस NF, यहां क्या बचा, ई नॉट सेल, और प्लस माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा, और ये बचा आर टी नेचुरल लॉग KC अपॉन N इंटू एफ। यहां तक आ गए। अब ये फॉर्मूला अभी आपके किसी यूज लायक नहीं है। क्यों? आपको ई सेल पता, ठीक है, ई नॉट पता, आर पता, टी पता, एन पता, एफ पता, लेकिन क्या नहीं पता, ln नेचुरल लॉग, उसका तो निकालना ही नहीं सिखाया गया। नेचुरल लॉग पे तो वैल्यू डिसाइड है नहीं, वैल्यू किस पे डिसाइड है, लॉग बेस 10 पे। यानी इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लॉग बेस 10 पे। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला होता है सिंपल। देखो, अगर तुम्हारे पास नेचुरल लॉग है, जैसे ln KC है, और इसको तुमको लॉग बेस 10 KC में कन्वर्ट करना है। देखो, ln KC है और इसको log KC में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ये ln कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, log में। तो आप अगला स्टेप लिखिए। तो अगला स्टेप हो जाएगा ई सेल, ध्यान से देखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, कन्वर्ट कर दें, तो अगर कर दें तो ये जाएगा आर टी, और ln KC को log 10 KC करने के लिए करना लिखा है, तो ln KC की जगह पूरा ये लिख सकते हो। ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log 10 KC अपॉन n इंटू, आ गया। अब थोड़ा स्टाइल से लिख लो, जो वैल्यू पता है आगे पीछे कर लो। चलो, तो इसको लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग KC अपॉन n इंटू, दिस इज योर नस्ट इक्वेशन। ये है आपका नस्ट इक्वेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी को बताएंगे नस्ट इक्वेशन। क्यों इसी को बताएंगे? क्योंकि नस्ट इक्वेशन ने क्या कहा था, नस्ट इक्वेशन आया किस लिए था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर। तो किसी भी टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा, आप वहां रख के निकाल लीजिए। और कंसंट्रेशन आएगा तो KC को एक्सपेंड करोगे ना, वो फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन
इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन हम जनरली बोर्ड में जब माना जाता, बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये माना जाता है कि सारे में जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट होता है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। वो फिक्स होता है कि कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस ही आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो फिक्स है। तो एक्चुअल नस्ट इक्वेशन यही है, दिमाग में रटे रहना यही है। अब इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, लेकिन जो मॉडिफाई करने के बाद आएगा वो नस्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपने क्या फिक्स कर दिया, टेम्परेचर तो फिक्स कर दिया, जबकि नस्ट इक्वेशन किसी भी टेम्परेचर और किसी के लिए। लेकिन बोर्ड में ये बोर्ड के क्वेश्चंस ये मान के आते हैं, कंफर्म रहते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पर है, 25। तो अगर, या पेपर में एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन कि अगर पेपर में टेम्परेचर इतना दे दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तब तो नीचे वाला लगाना जो भी डिराइव करेंगे, और अगर 25 से ऊपर नीचे किया तब फिर आपको यही लगाना पड़ेगा। समझ आया? करना कुछ नहीं है, सब की वैल्यू खाली रख दीजिए, जिसकी जो वैल्यू है रख दीजिए। तो वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर की वैल्यू होती है 8.31, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में रखोगे तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। तो 298 केल्विन अपॉन एन, वो तो इक्वेशन में मिलेगा, और फराडे कांस्टेंट होता है 96487। एनसीईआरटी ने इसको 487 को राउंड ऑफ करके क्या कर दिया है, 500 कर दिया है, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, रख दो। बाकी लॉग केसी, अब सबको सॉल्व कर लो, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, तो फाइनल जो आपको करने के बाद मिलता है वो मिलता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग केसी अपॉन एन। ये मिलता है पूरा सॉल्व करने के बाद। तो नीचे वाला फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, और अगर टेम्परेचर के साथ छेड़खानी किया कि 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, तब आपको शुरू से पूरी वैल्यू रख के खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 25, अभी हम करवाएंगे क्वेश्चन, तो वहां आपको आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे क्या करना है। नस्ट इक्वेशन समझ में आया, डिराइव कैसे हुआ समझ में आया। ठीक, चल देखो, ये क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन दे दिया है, आपको कंसंट्रेशन बता दिया है कि इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, और साथ में आपको क्वेश्चन में ई नॉट सेल भी दे दिया है। क्वेश्चन में कितना, 3.17 वोल्ट, ठीक, और साथ में log 13 की वैल्यू भी दे दिया है, कितना, 1.11। अब इसको अप्रोच करना कैसे है, पहली बात तो देखो ध्यान से, पहली बात तो आपको नस्ट इक्वेशन आपको पता है, ई सेल निकालना है। सिर्फ आपको इसे सबसे बड़ा सवाल है, आपको पता कैसे चलेगा कि हमको यहाँ नस्ट इक्वेशन लगाना है। ये बताओ, नॉर्मल तौर पर कंसंट्रेशन कितना होता था, 1 मोलर ना, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 1 मोलर नहीं है, ये यहाँ भी 1 मोलर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 मोलर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ क्या निकालना है, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, नस्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आपसे पूछा था ये ई सेल कि ई सेल कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू नस्ट। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं भी उसने टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया है, नहीं किया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो टेम्परेचर 25 डिग्री है। अगर नहीं लिखेगा क्वेश्चन में तो आप ये मान के चलेंगे कि 25 है, ठीक, 25 है। बाकी अगर उनको चेंज करना होगा तो वो पेपर में ऑलरेडी लिखेंगे। ठीक, चलो अब ध्यान से देखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अच्छा 25 डिग्री है तो कौन सा वाला लगा सकते हो फॉर्मूला, नीचे वाला, 0.059 लॉग के सी अपॉन एन, ये करोगे, जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 3.17 माइनस 0.059 इंटू, अब आपको चाहिए एक तो लॉग के सी और चाहिए एन। जरा इक्वेशन को ध्यान से चेक करो, मैग्नीशियम यहां अपने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, और मैग्नीशियम यहां किस में गया, तो इसका मतलब कितने का लॉस हुआ, 2 का। एक एल्यूमिनियम, एक सिल्वर पर 1 प्लस होता है, लेकिन 2 सिल्वर है तो टोटल कितने प्लस हुए, तो यहां पर टोटल प्लस कितने हुए, और यहां पर अब n की वैल्यू दिख गई होगी साफ साफ, n की वैल्यू कितनी लेनी है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हुआ है। तो यहां से n की वैल्यू हमको पता चल गई कि n की वैल्यू कितनी हो गई। अब लिखना है log Kc, तो Kc लिखना है, पहले Kc लिखना सीखो, log नहीं, पहले Kc लिखना। Kc लिखा जाता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट यही दोनों है, तो इनका कंसंट्रेशन मतलब कि Mg+2 का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन Ag, और जो भी आगे लिखा होगा उसको पावर चढ़ा लो, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वो ये रहा। तो रिएक्टेंट का हो गया Mg का कंसंट्रेशन और Ag+1, लेकिन पावर क्योंकि आगे 2 लिखा है, हो गया। जिसमें से सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो अगर सॉलिड का 1 होता है तो इसका और इसका तो 1 हो गया। तो बचा सिर्फ क्या आपके पास सिर्फ बचा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 और अपॉन Ag+1 का होल स्क्वायर बचा। दोनों कंसंट्रेशन गिवन है ना। चलो Mg का कितना गिवन है 0 पॉइंट। अब ये बताओ इस 0.130 को 13 इंटू 10 टू दी पावर, जरा खिसकाओ 1 2, तो 13 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हो कि नहीं। ये करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिए, बिना इसको करे नहीं कर पाओगे, ये लाना पड़ेगा इसी फॉर्म में, क्योंकि आगे क्या लगा है, तो लॉग याद आया m इंटू n, तो वो लाना पड़ेगा आपको अपॉन Ag का कितना दिया है। अब ये बताओ 1 2 3 4, तो इसको सीधे 10 टू दी पावर -4 और पावर बाहर है 2 कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हो 13 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 10 टू दी पावर -8, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 2, अच्छा -8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 टू दी पावर -2 और 10 टू दी पावर +8, नीचे से ऊपर गया, और +8 और -2 कितना हो गया, तो 13 इंटू 10 टू दी पावर, ये किसकी वैल्यू निकली, कैसी पता चल गया, तो ये हो गया लॉग कैसी कितनी है 13 इंटू 10 टू दी पावर 6, किसमें कुछ याद आ गया, अभी पढ़ाया ना, लॉग किस फॉर्म में मिल गया, ये m इंटू, तो क्या लिखते हैं log m प्लस, तो आप क्या करिएगा, देखिए आप क्या करिएगा, इसको बाहर पहले, जैसे हम Kc बाहर निकाल लिए, तो आप इसको पहले बाहर सॉल्व कर लीजिएगा, तब लाके डायरेक्ट यहाँ क्या रखिएगा, वैल्यू पुट करिएगा यहाँ डायरेक्ट पहले। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करोगे log 13 इंटू 10 टू दी पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 13 प्लस log 10 की पावर, log 13 गिवन है कितना 1.11 और प्लस ये कौन सा वाला दिख रहा है log m की पावर n, तो ये कौन सा बनेगा log n log m, तो पावर जब आगे आएगा तो 6 हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा log 10 की वैल्यू 1, तो ये बचा 1.11 प्लस 6, तो 7 पॉइंट। अब ये इसकी पूरी वैल्यू हमें पता चल गई, तो ये हो गया 3.17। अब एक जुगाड़ देखो, ये 0.059, इसको 0.06 भी तो कर सकते हैं, जस्ट अप्रॉक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे तो काट देगा ना तुरंत वो, तो इसको हम ये ना लिख के इसको हम लिख दे रहे हैं 0.0, ताकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ जाए, और अपॉन 2 और ब्रैकेट में सॉरी यार मल्टीप्लाई बाई, ये तो सॉल्व कर ही लियो, कितना, इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा 0. इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3.17 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.21, पूरा काटा
मल्टीप्लाई किया 0.21, अब इसको कर लो माइनस, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, ये आ गया 2.96 वोल्ट, ये निकल गया ई सेल, आया, छूट गया। हाँ तो नेक्स्ट इक्वेशन करने के लिए स्टेप नंबर 1 पहले क्या निकालोगे, नेक्स्ट इक्वेशन आएगा तो याद रखना सबसे पहला काम आपको केसी निकालना पड़ेगा, पहले केसी निकालो, उस केसी को ले जाके पहले यहाँ लॉग वाले हिस्से में पुट करके पूरा लॉग केसी निकालो, ये निकल गया, वैल्यू पुट करो और तब ले जाके यहाँ वैल्यू पुट करना n, और n कैसे निकलेगा, क्लियर है? और अगर नहीं क्लियर होगा, n नहीं क्लियर होगा तो कम से कम इस रिएक्शन को तोड़ने आता है कि नहीं आता है, तोड़ लोगे ना। mg किस में गया है, तो mg से mg+2 गया है, इसका मतलब है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और 2 Ag प्लस है और 2 Ag+1 Ag में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा। तो इन दोनों इक्वेशन में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन आपको सेम, और अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। हाँ यही एक क्वेश्चन और बचेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, आपको मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा तब एन लाना पड़ेगा, तो वो सब भी हम धीरे धीरे करवाएंगे। अभी तो एक सिंपल अप्लाई करना कैसे है वो समझा दिया आपको, समझ आ गया।